नमस्कार। बिहार का नाम सुनते ही जहन में अलग अलग तरह की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन आज हम इन सब बातों से हटकर एनडीए सरकार ने जो विकास का एक ऑफिशियल ब्लूप्रिंट पेश किया है, उस पर एक नज़र डालेंगे। हम उन योजनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो राज्य की पूरी तस्वीर बदल रही हैं। जंगल राज बनाम सुशासन, ये बहस तो बिहार की राजनीति का समझिए एक हिस्सा ही बन गई है। पर इन शब्दों का असल मतलब क्या है? सरकार का दावा है कि उसने राज्य को कानून व्यवस्था और विकास के एक नए दौर में पहुंचा दिया है। तो चलिए इन्हीं दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे ठोस वजहें क्या हैं। तो इस डेवलपमेंट मॉडल का जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी पिलर है, वो है राज्य के युवा। भाई, किसी भी जगह का भविष्य तो उसकी युवा पीढ़ी पर ही टिका होता है और यहाँ पूरा फोकस रोजगार के मौके बनाने पर है। 10 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत सरकारी नौकरियों का एक बहुत बड़ा टारगेट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकार का लक्ष्य इसके अलावा 10 लाख और रोजगार के मौके पैदा करना भी है। मतलब कुल मिलाकर 20 लाख नौकरियों का वादा। तो सवाल ये उठता है कि ये जो 20 लाख नौकरियों का बड़ा टारगेट है, इसे पूरा कैसे किया जाएगा? देखिए, इसके लिए एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। एक तरफ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स हैं जो युवाओं को हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुशल युवा प्रोग्राम और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाने की योजना ये पक्का करती है कि उनके पास आज के जॉब मार्केट के लिए जरूरी स्किल्स हों। अब देखिए, स्किल डेवलपमेंट तो एक बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर जोर है। केंद्र सरकार से 19 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिलना एक बड़ा कदम है। इसके अलावा जो मौजूदा पॉलिटेक्निक और आईटीआई हैं, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का मतलब है कि स्टूडेंट्स को ऐसी टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी जो उन्हें सीधे इंडस्ट्री के लिए तैयार करेगी। हाँ, लेकिन एक बात और है, सिर्फ स्किल्ड यूथ से तो काम नहीं चलेगा, है ना? उन्हें काम करने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही हमें दूसरे पिलर पर लाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, जो किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। 13,000 करोड़ रुपए। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये वो रकम है जो प्रधानमंत्री ने सिर्फ बिहार में सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए दी है। ये इन्वेस्टमेंट साफ साफ दिखाता है कि बेहतर कनेक्टिविटी को, मतलब राज्य के कोने कोने को जोड़ने को, विकास के लिए कितना जरूरी माना जा रहा है। और एक खास बात यह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 1-2 शहरों तक ही सीमित नहीं है। बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल हब, बक्सर में एक नया पावर प्लांट और गया, मुंगेर और नालंदा जैसे इलाकों में इंडस्ट्रियल एरिया का विकास। ये स्ट्रैटेजी दिखाती है कि कोशिश राज्य के अलग अलग हिस्सों में विकास को फैलाने की है ताकि एक बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो सके। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं है। गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी नई ट्रेनें लोगों और सामान की आवाजाही को और आसान बनाती हैं, जबकि बौद्ध सर्किट ट्रेन में टूरिज्म को बढ़ावा देने की काफी क्षमता है। इन सुधारों के साथ टेक्सटाइल और लेदर जैसे खास सेक्टर्स के लिए नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज अडानी ग्रुप जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को भी अट्रैक्ट कर रही हैं, जो कि स्टेट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री जरूरी तो हैं, पर कोई भी समाज सिर्फ ईंट गारे से तो नहीं बनता है ना। विकास को समावेशी, मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए। और इसीलिए जो तीसरा पिलर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण। क्योंकि कोई भी समाज तब तक असल में तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी पीछे छूट जाए। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। पंचायती राज और शहरी निकायों में 50% रिजर्वेशन और सरकारी नौकरियों में 35%। ये पॉलिसीज सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एक कोशिश है कि फैसले लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी पक्की हो, जो जमीनी स्तर से लेकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक पावर के समीकरण बदल रही हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उतनी ही जरूरी है। लखपति दीदी योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करती है, तो वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को सीधी आर्थिक मदद देती है। और 7.5 लाख से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचने का दावा एक बड़े पैमाने पर असर की तरफ इशारा करता है, जो परिवारों और समुदायों को सीधे प्रभावित करता है। और ये जो सोशल सिक्योरिटी का नेट है, ये सिर्फ महिलाओं तक ही नहीं है। बुजुर्गों,
विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करना एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। कई लोगों के लिए ये रकम एक सम्मान की जिंदगी जीने और अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के बीच का फर्क हो सकती है। तो अब आते हैं आखिरी पिलर पर, यानी वो चीजें जो इन सारी कोशिशों को एक साथ जोड़ती हैं और उनकी कामयाबी को पक्का करती हैं। हेल्थ और गुड गवर्नेंस, क्योंकि एक स्वस्थ आबादी के बिना और एक कुशल और पारदर्शी सरकार के बिना कोई भी तरक्की लंबे समय तक नहीं टिक सकती। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहाँ भी एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच दिखाई देती है। डिजिटल हेल्थ मिशन का मकसद हेल्थ सर्विसेज को दूर दराज के गांव तक पहुंचाना है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां मिलना गरीबों के लिए फाइनेंशियल बोझ को कम करता है और एम्स पटना जैसे संस्थान राज्य में स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाते हैं। तो ये जितनी भी पहले हैं, नौकरियां, सड़कें, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ रिफॉर्म्स, इन सब का आखिरी मकसद क्या है? ये सब आकर जुड़ता है एक शब्द से, सुशासन। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने का वादा है जो कानून के राज, बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अच्छी पब्लिक सर्विसेज पर आधारित हो। और ये सीधे सीधे उस धारणा को चुनौती देता है जिसे जंगल राज कहा जाता रहा है। तो हमने देखा कि कैसे सरकार के ब्लूप्रिंट के ये 4 पिलर युवाओं और रोजगार से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर और सुशासन तक एक तस्वीर पेश करते हैं। वादे बड़े हैं और योजनाएं भी काफी व्यापक हैं।